साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का विषय है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। भूगोल के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण विषय और कंपटीशनों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक विषय यानी वायुमंडल की संगठन संरचना। आइए जानते हैं कि यह वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल देखा जाए तो हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल। वायुमंडल का तात्पर्य होता है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त जो आवरण है, विशेषकर वायु का आवरण है, उसमें भी विशेष तौर पर गैस का जो आवरण है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो व्याप्त वायु का आवरण को ही हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसमें विशेष तौर पर वायु के शब्द इस्तेमाल करने से हम सभी के जहन में आता है कि वायु में आखिर क्या क्या चीज़ें होती होंगी। तो वायु में देखिए, गैस तो होती ही है, इसके अलावा धूल कण और जलवाष्प जो भी वायुमंडल में मौजूद है, यह वायु का ही अभिन्न अंग माना जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त जो वायु का आवरण है, वही दरअसल वायुमंडल कहा जाता है। अब हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति एवं वर्तमान स्वरूप जो अभी दिखाई देता है, जो निर्धारित किया गया, उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं। दरअसल होता क्या है, आज के 4 या से लेकर 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है और वो होती है पृथ्वी की उत्पत्ति का समय। यानी सूर्य से एक टुकड़ा टूटता है जिसे हम पृथ्वी नामक ग्रह के नाम से नवाजते हैं। यही पृथ्वी नामक जो ग्रह होता है वो टूटने के बाद जलते हुए आग के गोले के रूप में होता है और उस आग के गोले से बहुत सारी भूगर्भिक घटनाएं परवर्ती कालों में होती हैं। धरातल के ऊपर होने वाली ज्वालामुखी क्रियाएं जो कहीं ना कहीं वायुमंडल में राख, धूल और गैसीय कण को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा बाद के समयों में होने वाली लाखों समय तक वर्षा पृथ्वी को ठंडक प्रदान करती है और उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के समावेश को भी प्रोत्साहित करती हैं। बाद में पृथ्वी के ठंडक के कारण और पृथ्वी में जल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अन्य गैसों का तो निर्माण होता ही है, साथ ही साथ जीवनदायिनी घटनाओं में खासकर जीवों के आगमन और वनस्पतियों के आगमन से इसका वर्तमान स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वायुमंडल की उत्पत्ति रातों रात की घटना नहीं है और वायुमंडल की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय का भी परिणाम नहीं है। ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से लेकर वर्तमान समय तक होने वाली समस्त भौगोलिक घटनाओं का एक समग्र परिणाम है, जिसके कारण आज का वर्तमान स्वरूप निश्चित किया जा सका है। इसकी ऊंचाई के बारे में देखते हैं तो हम यहाँ धरातल से अगर आकाश की ऊंचाई को देखें तो हमको असीम और अनंत समझ में आएगा। यानी ऊंचाई के बारे में कुछ भी कहना बेहद जल्दीबाजी होगी और शायद ये सही भी नहीं होगा। और इसी के कारण इसकी अनिश्चितता भरे वातावरण के ही कारण भूगोलविदों के लिए एक कोई ऊंचाई की सीमा निर्धारित करना बेहद ही कठिन रहा है। लेकिन उसके बावजूद 1945 से 50 तक ये मान्यता थी भूगोल के जगत में कि वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 200 मील यानी 320 किलोमीटर हो सकती है। बाद के प्रयासों में ट्रिवार्था का जो प्रयास है, इसे सर्वप्रथम एक बेहतर प्रयास के रूप में माना जा सकता है, जो 1960 और 72 के दौरान किया गया और इसमें ऊपरी सीमा के बारे में ये बताया गया कि लगभग इसकी ऊपरी सीमा 320 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। और सभी के विचारधाराओं का जब समग्र मूल्यांकन करते हैं तो सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि वायुमंडल की ऊंचाई धरातल से लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें भी 800 किलोमीटर की ऊंचाई वायुमंडल के हिसाब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
यानी ऊंचाई भले कितनी भी हो, लेकिन 800 किलोमीटर की ऊंचाई ही पृथ्वी के वातावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसी ऊंचाई में समस्त जीवनदायिनी घटनाएं घटती हैं, जिसके बारे में हम बाद के चर्चाओं में बात करेंगे। अब हम जानते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन, जिसका मात्रा है लगभग 78.03%। दूसरे स्थान पर है जीवन के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस और इसकी मात्रा है 20.99%। तीसरी महत्वपूर्ण गैस आर्गन 0.93%। और इसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी मात्रा है 0.03%। और अन्य गैसों में 0.05% का जो प्रतिनिधित्व है वो पूरा का पूरा शामिल है, जिसमें धूल कण, जलवाष्प और बहुत सारे जो गैसीय तत्व हैं वो सभी अन्य में यानी 0.05% में ही शामिल किए जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकृष्ट करा दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि इसकी मात्रा कितनी है, तो 0.03% इसकी मात्रा है। आर्गन के बारे में भी कई बार सवाल उठते हैं, तो आर्गन की मात्रा 0.93%। बाकी ऐसी गैसें हैं जिससे हम रोज रूबरू होते हैं, तो अगर ये सवाल के रूप में भी उठते हैं तो आप इस सवालों को आसानी से हल कर ले जाएंगे। अब हम आते हैं वायुमंडल की परतों के रूप में कि आखिर इतना लंबा चौड़ा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है। तो ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 परतें हैं, और इन 5 परतों को सामान्य रूप से 2 मंडलों में विभाजित किया जाता है, और वो है धरातल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक सममंडल, और 80 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी वायुमंडल है उसको विषम मंडल। अब हम धरातल से शुरू करते हैं। धरातल के बाद जो सबसे पहली परत पाई जाती है वो है क्षोभ मंडल, और यह एक ऐसा मंडल है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये इसमें समस्त मौसमी घटनाएं होने के कारण इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल कहते हैं। और इसका विस्तार धरातल से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और भूमध्य रेखा के आसपास ये ऊंचाई 16 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन ध्रुवों के पास जैसे ही हम पहुंचते हैं इसकी ऊंचाई घटकर 12 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। और इसके बाद जो आता है मंडल वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समताप मंडल, और जिसकी खोज त्रिजांश डी बोर नामक व्यक्ति ने की थी। इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। समताप मंडल एक ऐसा मंडल जिसमें न तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी तापमान स्थिर बना रहता है। और इसी मंडल में ऑक्सीजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर अभिक्रिया कर O3 नामक गैस बनाते हैं, जिसको हम ओजोन गैस के नाम से जानते हैं। और इन्हीं ओजोन गैस का इस मंडल में प्रतिनिधित्व और घनत्व बढ़ने के कारण एक नया मंडल इसके बीच में पाया जाता है, वो है ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल के महत्व के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छे से सुने होंगे और जानते भी होंगे, और कुछ बातें मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ कि ओजोन मंडल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये सोख लेता है, और सोखने के बाद ये पृथ्वी तक वापस नहीं आने देता है। यानी पृथ्वी तक ये किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, वापस या तो अंतरिक्ष में चली जाती हैं या फिर ओजोन परत के द्वारा सोख ली जाती हैं, और इसी के कारण हमारा जीवन समुचित और सुरक्षित बन जाता है। यानी यह परत हमारे लिए एक जीवनदायिनी परत है।
और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका जो घनत्व है वो 25 से 35 किलोमीटर के बीच में सर्वाधिक है। और इसीलिए इस परत का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसको नापने की, जो ओजोन को नापने की एक इकाई होती है, यानी इसका मापन, ये कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मापन इसकी डाबसन नामक इकाई में की जाती है, यानी इसकी मापने की इकाई जो है वो है डाबसन। और ओजोन क्षरण के बारे में भी, क्योंकि यह इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तो मैं यहाँ पर आपका 1 नंबर का जो सवाल बनता है उस पर मैं ध्यान आकृष्ट करा दूं कि ओजोन परत के नापने की इकाई तो डाबसन ही है, लेकिन ओजोन परत के क्षरण का पहली बार पता लगाने वाला व्यक्ति का भी नाम पूछा जाता है, वो है जोसेफ फॉरमैन। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस ओजोन मंडल से पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो परत है वो है मध्य मंडल, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और इसके बाद जो है 80 से लगभग 640 किलोमीटर के बीच में वो है आयन मंडल। और आयन मंडल हमारे लिए इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के से भेजे जाने वाले जितने भी संचार उपग्रह हैं वो इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। इसीलिए इस मंडल को संचार उपग्रहों वाला मंडल भी कहा जाता है। इसमें कुछ प्रमुख भौगोलिक घटनाएं भी होती हैं जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली घटना है उत्तरी ध्रुवी प्रकाश घटना, जिसको हम इंग्लिश में ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। दूसरी प्रमुख घटना है दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश वाली घटना, जिसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रालिस घटना बोलते हैं। तो ये परत भी कंपटीशन के लिहाज से या हमारे वायुमंडल के ऊपर जो जीवन स्थापित है उसके लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। समस्त जो संचार संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में होती हैं। ये परत भी 3 भागों में विभाजित होता है। 1 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल, और वो परत है डी परत, ई परत और एफ परत। और इसके बाद जो हमारा जो सबसे ऊपरी परत होता है इसको हम बहिर्मंडल परत बोलते हैं। और ये 640 किलोमीटर के ऊपर जहाँ तक आप इसको दिखा सकें वहाँ तक, जहाँ तक इसका विस्तार है, ऊपरी सीमा इसकी कोई अभी बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं की गई है। तो 640 किलोमीटर के ऊपर की जो परत होती है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं। और ये चूँकि इसमें ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की सर्वाधिक प्रधानता होती है। तो ये आप साथियों वायुमंडल की संगठन और संरचना के बारे में बेहद ही संक्षिप्त बातें थी। धन्यवाद।